नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वैसे कल नेट बंद था जिसके कारण आप क्लास नहीं हो पाया। मैंने बोल दिया था आई थिंक परसों आपको लेकिन आपको शायद याद नहीं रहा। तो आज आपका वैसे जो ऑब्जेक्शन था एनटीए के अंदर लगाने का वो आई थिंक मुझे बताया बच्चों ने लास्ट डेट था। तो एक्चुअली हमारे पास उसका पेपर नहीं था। अगर आपको पेपर डाउनलोड करना रहता है तो उसके लिए आपको आपका रोल नंबर डालना रहता है और उसके बाद आप पेपर देख सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। मैंने स्टूडेंट्स को कहा अगर आप क्वेश्चंस बता दें कि साहब जिसमें ऑब्जेक्शन आ रहा है या हमें लग रहा है तो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आई थिंक 2 या 3 दिन हो गए होंगे या शायद 3-4 दिन रहता है पेपर। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फर्स्ट डे आप पूरा पेपर डाउनलोड करते या स्क्रीनशॉट करते एक एक स्क्रीनशॉट में आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 20 या 15 स्क्रीनशॉट आपके हो जाते हैं। आप मुझे भेज देते पूरा पेपर और अपन फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन कर लेते। कोई दिक्कत नहीं थी। ऑनलाइन के अंदर सबसे बड़ा समस्या ये रहता है पेपर का। जब ऑनलाइन होता है पेपर तो आप ऑफलाइन उस पेपर को अवेलेबिलिटी नहीं रह सकता है कहीं भी। बस और कुछ नहीं है। तो आपने पेपर मुझे नहीं भेजा और पेपर मेरे पास नहीं होगा तो सॉरी मैं डिस्कशन कैसे करूंगा आपके साथ। तो चलिए आज हम अपना आगे बढ़ते हैं, कामंदक नीति सार को खत्म करते हैं। कामंदक नीति सार बेसिकली अगर हम इसको कहें अलग क्या है इसके अंदर या मैं कहूं कि अलग कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जो भी मैं कहूं जैसे भी आप इसको समझने की कोशिश करें कि इसमें अलग क्या है या मैं कहूं कि इसमें अलग कुछ भी नहीं है। तो दोनों के अंदर कुछ चीजें समझने वाली है। जैसे कि कामांतक नीतिसार बेसिकली है क्या है। बेसिकली अगर मैं कहूं तो इसके बारे में आपको क्या सब्जेक्ट है, क्यों बनाया गया था, कोई एविडेंस आपके पास नहीं है। ठीक है, कोई भी एविडेंस आपके पास कामांतक नीतिसार के रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। कामंदक नीतिसार के बारे में कहा ही जाता है बेसिकली कि कश्मीर के कोई कवि थे आई थिंक, या शायद माना जाता है, कोई श्योरिटी नहीं है फिर कह रहा हूं बट कलेक्टिवली जो माना जाता है वो यही माना जाता है कामंदक जो है कश्मीर के एक कवि थे। और इसको मानने का जो रीजन है वो ये है, विंटरनित्स नाम के एक हिस्टोरियन है। विंटरनित्स, मैं आपको इसको आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा वापस देखिएगा। विंटर नित्स, विंटरनित्स एक आपके हिस्टोरियन कहूं मैं या बेसिकली लिटरेचर से रिलेटेड पर्सनालिटी कहूं विंटरनित्स को। विंटरनित्स ने कहा या विंटरनित्स ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया बेसिकली। उन्होंने ही बताया कामंदक मीन्स व्हाट, कामंदक नीतिसार क्या था, कामंदक नीतिसार है क्या, कामंदक नीतिसार बना कहां से, ये आया कहां से। तो इसके जो राइटर हैं बेसिकली उन्हीं का नाम है कामंदक। कुछ लोग कहते हैं कि उनका नाम कामंदक नहीं था, उनका नाम था कामंदकी। कुछ लोग कामंदकी कहते हैं, कुछ लोग कामंदक कहते हैं। जो भी है, कश्मीर का इन्हें माना जाता है, कश्मीर का इन्हें माना जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल है इसलिए ये चीजें जरूरी हो जाती है, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है आपसे। तकरीबन आज से अगर आप माने तो 2000 तो तकरीबन 1200-1300 साल पहले इसकी रचना की गई थी। कुछ हिस्टोरियन ने यह माना कि ये था तो इंडिया का ही, लेकिन जब ईशा का जन्म काल हुआ या फिर जब जीरो से मैं मानूं अगर कहानी सारी की सारी शुरू होती है तो भारत के ही कुछ लोग जो भारत से बाहर जा रहे थे या फिर भारत के कुछ लोग आर्य जिसे हम कहते हैं, आर्य जो बाहर जा रहे थे वही लोग इसे यहां से बाहर ले गए। और चूंकि ये लिटरेचर इंडिया से बाहर चला गया तो फिर इसके स्क्रिप्ट के अंदर भी चेंजेस आ गए और फाइनली बाली, जावा, ये सब जगह पर ये फैल गया।
हमें इसके बारे में कब मालूम पड़ा? ये चीज लगभग लगभग खत्म हो चुकी थी। इंडिया से कामंदक नीतिसार लगभग फिनिश हो चुका था। ये बाली जावा में चल चुका था, लेकिन इंडिया में इसके बारे में ज्यादा एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। फाइनली मेरा स्क्रीन अटक जाता है कई बार एक तो। हम्म अब ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है अब क्वेश्चन ये है, हमें इसके बारे में कब मालूमात हुआ, हमें इसके बारे में कंफर्मेशन कब हुआ, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपका छठी शताब्दी की अगर हम बात करूं, तो उस समय एक आपके कवि हुआ करते थे जिनका नाम आपको याद रखना जरूरी है, कवि दंडी। कवि दंडी का एक बहुत ही फेमस एक लिटरेचर कहूं, साहित्य कहूं, रचना कहूं, जो था दश कुमार चरित। दश कुमार चरित। दश कुमार चरित के अंदर जब लोगों ने दश कुमार चरित को पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने देखा दश कुमार चरित के प्रथम उच्छ्वास के अंदर, मींस फर्स्ट चैप्टर के अंदर कहूं या फर्स्ट सेक्शन के अंदर कहूं या पहले भाग के अंदर कहूं, इस पहले भाग के अंदर अंत में लास्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया एक वर्ड, कामंदक नीतिसार। यहां से लोगों का कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक हुआ कि ये क्या कंसेप्ट है। अभी तक लोग इसको ये समझ रहे थे कि ये दंडी महाराज ने दश कुमार चरित में कहीं ना कहीं अपना ही कोई लिटरेचर लिख दिया होगा, लेकिन जब इसकी डेप्थ में नॉलेज की गई, गहराई में जाकर इसके ऊपर रिसर्च किया गया, तो ये समझ में आया नहीं, ये दंडी महाराज का लिटरेचर तो नहीं है। ये लिटरेचर दंडी महाराज ने कामंदक नाम के एक कवि की रचना जो थी, जिसको हम कामंदकी कहते हैं या कामंदक नीतिसार कहते हैं, वहां से दंडी महाराज ने इसे उठाया है। और ये दंडी महाराज का मैं अगर कहूँ तो अहोभाग्य या फिर इनकी बहुत अच्छी ब्यूटी थी कि उन्होंने इस नाम को नहीं हटाया, इस नाम को उन्होंने अबॉलिश नहीं किया। अदरवाइज उन्हें करना क्या था, कामंदक नीतिसार को हटाकर वो कह देते दंडी नीतिसार, दैट्स इट। क्या फर्क पड़ता, किसे मालूम पड़ता। लेकिन इन्होंने कामंदक नाम को जिंदा रखा। तो इंडिया में अगर आप कामंदक नीतिसार पढ़ते हैं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है वो है दंडी महाराज। महाराज मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई संत है या कोई भगवान है, कोई महात्मा है। महाराज मतलब इनमें वो गुण हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक व्यक्ति को जिंदा रखा। तो दंडी जो कवि है, दंडी ने कामंदक को जिंदा किया हिंदुस्तान के अंदर। कामंदक नीतिसार के अंदर बेसिकली माना जाता है कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, वैसा ही लिटरेचर कहीं ना कहीं इसमें भी है। ऐसा माना जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, है, माना जाता है कि जो कंटेंट आपके अर्थशास्त्र में है, लगभग लगभग वही कंटेंट आपके कामंदक नीति सार में भी पढ़ने को मिलता है। अब इसे कोइंसिडेंस कहें या रियलिटी कहें, आई डोंट नो, बट ऐसा माना जाता है। बेसिकली कामंदक नीतिसार के अंदर, कामंदक नीतिसार के अंदर 20 अलग अलग चैप्टर या सर्ग है। क्वेश्चन आ सकता है कामंदक नीतिसार में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सर्ग हैं, तो वो 20 हैं। ये आ सकता है। कामंदक नीतिसार में सर्ग का मतलब क्या है, तो ये चैप्टर से समझ लेते हैं। 20 भाग, 20 चैप्टर इसके अंदर है। इस 20 चैप्टर्स में उन्होंने राजा, उनका राज्य, राजा की शक्तियां, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राजा की बाउंड्रीज, राजा के फ्रेंड्स, राजा के एनिमी, राजा की ट्रेजरी, राजा की मिनिस्ट्री, वॉट एवर। आपने चाणक्य पढ़ा, कौटिल्य पढ़ा, इसीलिए हम कामंदक को बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं करना, केवल कौटिल्य को रिवाइज करना है और आपका कामंदक पूरा हो जाएगा। देखिएगा, कामंदक जो फिलॉसफी है या कामंदक जो नीतिसार है, वो
इतना प्राचीन है कि इसके ऊपर पहली बात तो जो मैंने 700 और 750 कहा वो भी श्योरिटी नहीं है। तो कामंदक की टीकाएं भी उसके बाद बनी, या कुछ टीकाएं ऐसी है जो केवल कामंदक पर ही डेडिकेटेड है। तो मे बी पॉसिबल, वैसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर आए तो आप लिख लीजिए उसे। उपाध्याय निरपेक्ष, पहला। फिर है आपका आत्माराम कृत, आ जव शवज, शंकराचार्य कृत, व वरदराज कृत, ज जयराम कृत, उवाशवज। ठीक है, छोड़िए। उपाध्याय निरपेक्ष, आत्मराम कृत, शंकराचार्य कृत, वरदराज कृत, जयराम कृत। नाम याद करना जरूरी नहीं है बेसिकली तो आपके लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 टीकाएं आपको अवेलेबल है इसकी कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए। कामंदक नीति सार 20 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वो बताता है राजा का इंद्रिय नियंत्रण। मतलब इंद्रिय नियंत्रण, राजा के जो सेंसेस हैं उस पर राजा का कंट्रोल कितना जरूरी है। अगर राजा अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो एक अच्छा राजा नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू कामंदक नीतिसार। कामंदक नीतिसार में इंद्रियों पर नियंत्रण क्यों बताया गया है? क्योंकि कामंदक कहते हैं राजा एक सबसे ताकतवर पर्सनैलिटी है स्टेट का, सबसे ताकतवर व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का। वो चाहे जो कर सकता है, जो चाहे उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। उसे जो खाना है, उसे जो भोग करना है, उसे जो करना है, वॉटेवर जो करना है, घूमना है, फिरना है, जो करना है, शरीर को खुश करना है, मन को खुश करना है, आत्मा को खुश करना है, इंद्रियों को खुश करना है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर ये राजा अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखता है तो वो राजा कभी भी अच्छा राजा नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अभी 1 लाख रुपए दे दूं और मैं कह दूं कि जाइए आपको जो करना है इस पैसे के साथ कीजिए, तो जरूरी नहीं है कि आप इस 1 लाख रुपए का यूज ही करेंगे। अगर आपको आपके इंद्रियों के ऊपर, आपके कामनाओं के ऊपर, आपकी इच्छाओं के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है तो ये 1 लाख खर्च करने में 1 घंटा भी नहीं लगता। लेकिन आपको पता है मुझे इसका यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, यूज कहाँ करना है, तो फिर ये 10 लाख भी बन सकते हैं, 1 करोड़ भी बन सकते हैं। लेकिन कब? जब आपको इसका उपयोग पता है। कामंदक कहते हैं एक राजा वो है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर उसका उसके इंद्रियों पर भी नियंत्रण हो जाए तो वो वास्तविक द रियल किंग कहलाएगा। वही वास्तविक राजा है जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, इच्छाओं पर नियंत्रण, कामनाओं पर नियंत्रण, वासनाओं पर नियंत्रण। यहां पर एक डिजायर की बात नहीं की जा रही है। कौन सी डिजायर? अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी। बट फिर भी एक्सपेंशन पॉलिसी जो है आपकी विस्तार पूर्व जो नीतियां हैं, विस्तार पूर्ण जो नीतियां हैं, वो नीतियां ऐसी होती है जो कि एक राजा के लिए जरूरी है। लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण ये राजा को आना चाहिए। इस तरीके के छोटे छोटे 20 यहाँ पर पार्ट हैं। मैं केवल आपको वही सिखा रहा हूं जो राजा ऐसे हैं जो कि आपको लगता है थोड़ा सा अलग है, बाकी तो लगभग सारे के सारे एक ही हैं। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, 4th चैप्टर के अंदर या सर्ग के अंदर इन्होंने भी सप्तांग थ्योरी बताया है। वो हमने पढ़ा हुआ है, द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, जो चाणक्य ने बताया था। इसके अलावा विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसीज को हम कहें
तो चैप्टर 8th टू 11th आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपके फ्रेंड, मीन्स इसको इस तरह से मैं कहूं अगर कि आपकी जो शार्डगुण्य नीति कह दूं अगर, या मंडल सिद्धांत कह दूं मैं आपको, तो ये सब कुछ इन्होंने 8th थ्रू 11th के अंदर दिया हुआ है। 4th 15th चैप्टर के अंदर 15वें सर्ग के अंदर इन्होंने राजदोष को भी इंक्लूड किया है। राजदोष क्या होता है, जिसको आप कैपिटल पनिशमेंट भी कह सकते हैं। आपको अपने राज्य का अपमान हुआ है, आपका राजदोष अब आपने कर दिया, मीन्स अब आप राज्य करने के लायक ही नहीं है। तो उस दोष की भी यहां पर कल्पना की गई है कि जिस कंडीशन में आप राज्य की गरिमा को खत्म करते हैं, जिस कर्म से राज्य की गरिमा खत्म होती है, जिस कर्म से आपके राज्य की मजाक बनाया जाता है, जिस कर्म से, जिस फैसले से पूरी दुनिया आपको कमजोर समझने लगती है, जिस कर्म से आपके पड़ोसी आपको ही इतना नीच समझ लेते हैं कि अब आप उनसे रेस्पेक्ट की उम्मीद तो करना ही मत। तो ये आपका नुकसान नहीं है, ये राज्य का नुकसान है, ये राज्य को हानि हुई है। लोग अब राज्य के ऊपर गलत निगाह उठा रहे हैं। क्यों? आपके कर्मों के कारण, आपकी उन हरकतों के कारण। तो आप अब उस राजदोष के भागी हैं। अब आपको वो पनिशमेंट दिया ही दिया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसे कहा गया राजदोष। 15वें चैप्टर में 15वें अध्याय में इन्होंने कहा। एंड लास्ट 20वां अध्याय 20th चैप्टर, यहां पर उन्होंने आपका जो आर्मी स्ट्रक्चर है, गजबल, अश्वबल, रथ बल, सैनिक बल, सारा का सारा डिस्क्रिप्शन यहां पर उन्होंने दिया है। बेसिकली अगर हम थीम की बात करें, कामंदक नीति सार का बेसिक इन 20 चैप्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है द कैरेक्टर ऑफ द किंग। राजा का कैरेक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है। इट मीन्स अब 3rd चैप्टर में उन्होंने यहां तक कह दिया कि द एथिक्स ऑफ किंग, राजा की भी कुछ नीतियां होगी। राजा ऐसा नहीं है कि सबसे पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं कामंदक जो है, कामंदक राजा को सुप्रीम नहीं बनाना चाहते, कामंदक राजा को भी बांध कर रखना चाहते हैं। कामंदक का एक कहना है कि राजा जो किंग है, किंग जस्ट अ सर्वेंट ऑफ योर सोसाइटी और योर स्टेट। आपके राज्य का वो एक कर्मचारी है, एक सेवक है केवल, उसे उसी तरीके से रहना है। उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। 100 लोगों के गांव में कोई भी एक आदमी अपराध कर दे तो उसको ढूंढना मुश्किल है, लेकिन 100 लोगों के गांव में अगर एक राजा अपराध कर दे तो सब 100 के 100 उसे जानते हैं और तुरंत उसे पहचान लेंगे, ये गड़बड़ राजा ने करी है। तो राजा की जिम्मेदारियां ज्यादा है। राजा का कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। राजा का कैरेक्टर सबसे ऊंचा होना चाहिए। राजा का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी आप मिसाल दें। राजा का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आप उसको एग्जाम्पल्स दें कि देखिए कैरेक्टर हो तो ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम महाभारत की बात करें तो वहां दुर्योधन, दुशासन, इनके अगर आप कैरेक्टर्स देखें, मैं केवल एक सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, टू बी फ्रैंक, कैरेक्टर इन द सेंस उनका जो लोभ है, राज करने का जो लोभ है, इनका इनका जो ताकत का जो घमंड है, इनके मेरे पिताजी जो हैं वो सर्वे सर्वा हैं, इस चीज का जो एटीट्यूड है, इसने उनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। कामंदक कहते हैं कि अगर आप एक किंग हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार बनकर ही अपने जीवन को सरवाइव करें। अदरवाइज आप कभी भी अपने लाइफ को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो ये कामंदक नीतिसार का पूरा बेसिक स्टोरी है, पूरा बेसिक कहानी है। द सेकंड वन, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू कामंदक। द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू कामंदक। राज्य के तत्व कामंदक के अनुसार। मैंने आपसे कहा कि उन्होंने अपने 4th चैप्टर के अंदर, ये देखिए यहां पे 4th चैप्टर के अंदर उन्होंने सप्तांग थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इस सप्तांग थ्योरी के अंदर, अब मैंने वैसे बताया सप्तांग थ्योरी, तो यहां पर इन्होंने भी 7 अलग अलग पार्ट्स इन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं। फर्स्ट वन
राजा, प्रजा, अमात्य, राष्ट्र, शत्रु, सॉरी शत्रु नहीं, मित्र, शत्रु मैंने गलत बोल दिया, दुर्ग और कोश। मेरा पेन नहीं चल रहा। कोश, वही सिस्टम है, वही सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वही सारे फीचर्स हैं जो हमने कौटिल्य में देखे थे। राजा होगी, प्रजा होगी, उसके लिए मिनिस्टर्स होंगे, राष्ट्र होगा, उसका कोश होगा, उसका दुर्ग होगा और मित्र होंगे। ये 6, 3 और 3 और 6 और 7, ये 7 कैरेक्टर्स जो हैं उन्होंने राज्य के माने हैं या एलिमेंट ऑफ स्टेट माने हैं। यहाँ पर आप कहीं देखेंगे, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है प्रजा और एक है राष्ट्र। अब आप कहेंगे कि सर दोनों लगभग एक ही चीज तो है, प्रजा और राष्ट्र में कोई फर्क थोड़ी ही होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कामंदक नीतिसार में माना गया कि प्रजा और जिसको आप कह रहे हैं राष्ट्र, उसके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, अंतर क्या क्या है, फर्क क्या क्या है। तो उसके लिए ये कहते हैं कि हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आती है प्रजा। प्रजा को चाहिए एक राजा, राजा प्रजा की सेवा करेगा, प्रजा राजा का कहना मानेगी और उसके हिसाब से काम करेगी। प्रजा और राजा मिलकर कलेक्टिवली कहलाएंगे स्टेट और राष्ट्र। अब सीधी सी बात है, अगर राजा अच्छा नहीं है तो राष्ट्र भी अच्छा नहीं होगा, प्रजा अच्छी नहीं है तो भी राष्ट्र अच्छा नहीं होगा। इट मीन्स यहां पर जो प्रजा और राष्ट्र का इन्होंने कम्युनिकेशन किया है या रिकॉग्नाइजेशन किया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हैं, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हैं। आगे देखिए, ये हो गया आपका सप्तांग थ्योरी। किंग मैंने आपको बताया था, जिसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जिसकी कुछ एथिक्स होगी, जिसकी कुछ ड्यूटीज होगी। प्रजा इसकी राजा के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सभी के लिए ड्यूटी होगी। अमात्य राजा के लिए, जनता के लिए काम करेगा, राजा के अंडर में जनता के लिए काम करेगा। राष्ट्र तीनों से मिलकर राष्ट्र का निर्माण होगा। दुर्ग, दुर्ग आपकी पावर को शो करेगा। ट्रेजरी, ट्रेजरी आपके खजाने को शो करेगी, जितनी बड़ी ट्रेजरी उतना बड़ा स्टेट। मित्र वो जो आपकी हेल्प करेंगे, हेल्प करेंगे मतलब किसी भी खराब समय में जो आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल है, वही है आपका मित्र। द लास्ट वन, द सोशल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू कामंदक नीतिसार। सामाजिक व्यवस्था कामंदक नीतिसार के अनुसार। कामंदक ने भी अपनी जो सोसाइटी मानी वो कहीं ना कहीं वैदिक सोसाइटी ही थी। पहली बात ध्यान रखिएगा, वैदिक समाज के जैसा ही समाज कामंदक ने अपने नीतिसार के अंदर सिखाया है। कामंदक कहते हैं बच्चे को जो ज्ञान है वो सबसे पहले गुरुकुल में मिलेगा, गुरुकुल में हो जाएगा, गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्य का वो पालन करेगा, ब्रह्मचर्य के पालन के दौरान वो गुरु की सेवा करेगा, गुरु की सेवा करेगा, आश्रम की सेवा करेगा, गुरु भाइयों की सेवा करेगा, प्रेम सीखेगा, सब कुछ सीखेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करता रहेगा। इट मीन्स अगर कोई ब्रह्मचर्य को मान रहा है, इट मीन्स उसने आगे के 3 आश्रम भी माने होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कामंदक ने जो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी माना है वो कंप्लीट वैदिक स्ट्रक्चर की तरह ही उन्होंने माना है। इसके अलावा इन्होंने जिस धर्म की बात करी है वो धर्म जो है उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका मतलब ड्यूटी, उसका मतलब जिम्मेदारी, इन सब से उन्होंने माना है। दंड के लिए उन्होंने कहा सोसाइटी के अंदर एक दंड की व्यवस्था होगी, सोसाइटी के लिए उन्होंने कहा सोसाइटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सोसाइटी जो है उसके कुछ नियम कायदे होंगे, सोसाइटी एक बनकर रहेगी, सोसाइटी में कोई भेदभाव नहीं होगा, सोसाइटी में कोई विभाजन नहीं होगा, सोसाइटी एक होगी, सोसाइटी जो है कृषि प्रधान होगी, पशुपालन हमारा एक बेसिक आय का साधन होगा, राजा जो होगा सारी विद्याओं में पारंगत होना चाहिए, अतिथियों का हम सेवा सत्कार किया करेंगे, सभी लोग धर्म को मानेंगे, विषय भोग नहीं होंगे। इस तरीके से
कामंदक ने पूरी सोसाइटी को एक चैन में पिरोने की कोशिश की, उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। तो कामंदक नीति सार अपने आप में एक यूनिक कहीं ना कहीं क्रिएशन है, जो कि आपके दंडी महाराज को नमन सत कि उन्होंने हमें ये समझाया कि कामंदक नीतिसार भी कुछ होता है, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि वो भी कुछ है। तो दंडी महाराज ने हमें समझाया कामंदक नीतिसार क्या है। दंडी महाराज के बाद हम शंकराचार्य की बात करें, जयराम की बात करें, ठीक है, उन सब ने भी हमें ये चीजें समझाई कि वो क्या है। बेसिकली कामंदक नीतिसार के जो मोटिव है, कामंदक नीतिसार एक ऐसे स्टेट की कल्पना कर रहा है जहां का राजा भी सबसे बेस्ट होगा, जहां की पॉपुलेशन भी सबसे बेस्ट होगी, और वो स्टेट इन दोनों के कारण पूरे के पूरे देश में सबसे बड़ा अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर नियम की जो बात की गई है वो सबसे ज्यादा राजा के ऊपर लगाए गए हैं। जो बेस्ट बनाया गया है वो राजा को बेस्ट बनाया गया है। आइडल किंग ऑफ स्टेट, इसकी कल्पना कामंदक ने अपनी बुक में करी है। कल संडे है, कल आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, जिसके आपको आंसर राइटिंग करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, शाम को मिलेगा। बस, धन्यवाद।